हत्यारों की मुख्य प्रेरणाएं होती हैं। देखी गई बात या अन्याय पर गुस्सा, यौन संतुष्टि, आर्थिक लाभ, नैतिक श्रेष्ठता या रोमांच की तलाश। अदालत में अधिकतर अपराधी अपने घिनौने कृत्य नहीं सही ठहराते, लेकिन इन हत्यारों ने ऐसा किया। इस वीडियो में हम उन हत्यारों की जांच करेंगे जिन्होंने अपने अपराध सही ठहराए। अहमद सुराजी मोतीम ने काले जादू की एक रस्म के लिए 72 महिलाओं की थूक इकट्ठा की। अहमद सिराजी का जन्म 10 जनवरी 1949 को नॉर्थ सुमात्रा, इंडोनेशिया में हुआ था, लेकिन उसने 30 की उम्र तक अपराध नहीं किया था। वह उस समय प्रांत के सबसे बड़े शहर मैदान में पशुपालक और डुक्किन, एक शेमन के रूप में रहता था, जो पारंपरिक उपचार, आत्माओं से संपर्क और जादू टोना के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कुछ लोग उन्हें अलौकिक शक्तियों वाला मानते हैं। एक डुक्किन के रूप में अपनी भूमिका के तहत उसे नियमित रूप से महिला ग्राहक मिलती थीं, जो यह जानना चाहती थीं कि किस तरह वे अपनी किस्मत बदल सकती हैं या अपने साथी को वफादार बना सकती हैं। लेकिन 1986 में सब कुछ बदल गया। उस साल सिराजी ने सपना देखा जिसमें उनके दिवंगत पिता मिले। उन्हें बताया गया कि उन्हें 72 महिलाओं को ढूंढकर मारना होगा और एक जादुई अनुष्ठान के तहत उनकी लार पीनी होगी, जिससे वे एक रहस्यमय उपचारक बन सके। हालांकि स्वाभाविक रूप से मरी हुई महिलाओं को खोजने के तरीके तलाशने के बजाय उन्होंने प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया और उन 72 महिलाओं की हत्या कर दी, जिनके शवों की उन्हें अनुष्ठान पूरा करने के लिए आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने लोगों को मारने की सलाह नहीं दी थी, इसलिए मुझे लगा कि इसमें समय लगेगा, खासकर अगर मुझे 70 महिलाओं का इंतजार करना पड़े। मैंने जल्दी हासिल करने के लिए खुद हत्या करने का फैसला किया। सिराजी ने भरोसेमंद ग्राहकों को गन्ने के खेत ले जाकर दिखाया कि यह उनकी समस्याओं का हल ढूंढने की शुरुआत है। वह अक्सर अपने शिकारों को कमर तक जमीन में गाड़ देता था, फिर उनका गला घोंटकर मार डालता था। बाद में वह उनकी लाशों को उसी खेत में दफना देता था। सिराजी सिर को घर की ओर रखते और पहले ही नग्न कर सड़ने की प्रक्रिया तेज कर देते थे। पूरी सच्चाई 24 अप्रैल 1997 को सामने आई, जब 21 वर्षीय कमला देवी ने 15 वर्षीय रिक शॉपुल्ला से उसे दुकान ले चलने को कहा। उसने रिक से इसे गुप्त रखने और कभी वापस न लेने को कहा। बीबीसी के एक पत्रकार ने बताया कि संभवतः सिराजी इतने लंबे समय तक हत्याओं से बच निकला क्योंकि उसके कई ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों को यह बताने में शर्मिंदा थे कि वे कहां जा रहे हैं, इसलिए उनका गायब होना कभी पता नहीं चला। वे अचानक गायब हो गए। एक दिन, उसके गायब होने के 3 दिन बाद, एक आदमी ने श्री की कब्र को खोज लिया, जिसे बाद में स्थानीय लोगों के एक समूह ने खोदा, जिन्हें उसने इसकी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस से संपर्क किया गया और तभी किशोर रिक्शा पुल्ला को उसकी गुमशुदगी के बारे में पता चला। उसने पुलिस को बताया कि उसने उसे ओडाकू के घर छोड़ा था, पता दिया जो सिराजी का घर था, और जांचकर्ताओं ने उससे पूछताछ की। 48 वर्षीय ने शुरुआत में इसमें शामिल होने से मना किया। पुलिस ने घर की तलाशी में श्री का हैंडबैग, ड्रेस और कंगन बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। आखिरकार उसने हिरासत में स्वीकार किया कि उसने 42 महिलाओं और लड़कियों को उसी तरह मारा था। बाद में गन्ने के खेत की खुदाई कराई गई, जिसमें सचमुच 42 शव वहां दफन पाए गए। कुछ शव इतनी बुरी तरह सड़े थे कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस पूछताछ के दौरान सिराजी ने अपने देखे गए सपने के बारे में बताया और जिस तरह से उसने अपने शिकारों को रस्म के तौर पर मारा, उसका भी वर्णन किया। वह उन्हें गला घोंटकर मारने के बाद उनकी लार पीता था। उसने कभी भी अपने किए के लिए माफी नहीं मांगी या यह स्वीकार नहीं किया कि हत्याएं एक गलती थीं। वह अपनी सफाई पर अड़ा रहा कि शक्तिशाली उपचारक बनने के लिए उसे ये हत्याएं करनी थीं।
उसका मुकदमा 11 दिसंबर 1997 को शुरू हुआ। सिराजी अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा। उसकी तीनों पत्नियां, जो बहनें थीं, को भी हत्या और लाशें छुपाने के आरोप में पकड़ा गया। एक पत्नी पर सहयोगी के रूप में मुकदमा चला। महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपराध पुलिस की यातना के बाद ही कबूल किए। लंबी सुनवाई के बाद सिराजी 27 अप्रैल 1998 को दोषी ठहराए गए और फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा मिली। पत्नी, जिस पर सहयोगी के रूप में मुकदमा चलाया गया था, उसे भी दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। मौत से पहले उसने अपनी पहली पत्नी से मिलने की इच्छा जताई, जो पूरी हुई। फिर उसने कहा, काला जादू भगवान से आया था, अब वह नहीं है। मैंने पछतावा किया, बस जीने का मौका चाहता हूं। सिराजी की दया याचिका खारिज कर दी गई और 10 जुलाई 2008 को उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा फांसी दे दी गई। उसके शरीर को अगले दिनों में एक सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाया जाना था। अधिकारियों ने कार्यक्रम रद्द किया जब उन्हें पता चला कि पीड़ितों के करीब 100 रिश्तेदार इसे बाधित करना चाहते हैं। सईद हनाले का मकसद था जितनी ज्यादा वेश्याओं को मार सके उतना मारकर सड़कों को साफ करना। सईद हनाले का जन्म 1962 में इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान में हुआ था। बाद के इंटरव्यूज में हनाले ने कहा कि उसकी मां ने बचपन में उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए। उसने बताया कि उसकी मां उसके शरीर को नाखूनों से इतनी जोर से खरोंचती थी कि खून निकलने लगता था। इंटरव्यू लेने वालों ने हनाले को ईमानदार और सरल पर ज्यादा बुद्धिमान नहीं बताया। साल 2000 में जब उसने हत्या शुरू की, वह शादीशुदा था, 3 बच्चों का पिता था, ईरान इराक युद्ध में स्वयं सेवक रह चुका था और अब निर्माण कार्य में था। उसकी जिंदगी की जानकारी कम है, सिर्फ अपराधों के बारे में पता है। हनेलेह ने अपनी पहली हत्या 7 अगस्त 2000 को की थी, जब उसने 30 वर्षीय हसारा करीमपुर की हत्या कर दी थी। वह 16 महिलाओं में पहली थी जिनकी हत्या जुलाई 2001 तक हुई। इन हत्याओं को ईरानी मीडिया ने स्पाइडर किलिंग्स कहा, क्योंकि हत्यारा महिलाओं को अपने घर में फुसला कर लाता था, उनका गला घोंट कर मार देता था और बाद में उनकी लाशों को फेंक देता था। उसके ज्यादातर शिकार महिला सेक्स वर्कर थीं, जो मशहद शहर के धार्मिक इलाके में काम करती थीं। कई शिकार नशे की लत से जूझ रही थीं और मरने के बाद उनके बच्चे पीछे रह गए। हनेले की दूसरी शिकार 10 अगस्त को शहर में टमाटर की झाड़ियों के पास गला घोंटकर मरी मिली थी और अगले दिन फरीबा रामापुर मृत अवस्था में एक पीले बोरे में पाई गईं, जिन्हें महीनों तक दम घोंटकर मारा गया था। मामला शांत हो गया। अगले साल जनवरी में स्पाइडर किलर ने फिर हमला किया, जब मसाद में एक महिला की लाश मिली। 27 वर्षीय सारा रहमानी 16 फरवरी को मृत पाई गईं और उसी महीने 29 तारीख को 45 वर्षीय अजम अब्दी की लाश 19 मार्च और अगस्त 2001 के बीच मिली। इसके अलावा 10 और पीड़ितों की हत्या कर दी गई। कई महिलाओं का गला उनकी अपनी दुपट्टियों से घोंटा गया और उन्हें या तो चादर में लपेटकर या नकाब में छोड़ दिया गया, जो सिर से पांव तक महिलाओं को ढकने वाले काले कपड़े होते हैं। हनाले को तभी गिरफ्तार किया गया जब ईरानी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अपराधों के अपराधी को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों को बुलाया गया। इससे पहले दी न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कई ईरानियों का मानना था कि पुलिस ने ढिलाई बरती और कार्रवाई करने में धीमी रही, क्योंकि उन पर धार्मिक कट्टरपंथियों का नियंत्रण था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हनाले ने पुलिस के सामने 16 महिलाओं की हत्या कबूल की। इसके बाद वह फोटोग्राफरों के सामने मुस्कुराया और गर्व से अपने किए गए काम का बचाव किया। उसने कहा कि वह शहर को नैतिक भ्रष्टाचार से शुद्ध कर रहा था। अदालत में बताया कि उसने हत्या तब शुरू की जब उसकी पत्नी को गलती से सेक्स वर्कर समझा गया। वह मानता था कि सेक्स वर्कर्स की हत्या धार्मिक कर्तव्य है। उसने कहा, मुझे लगा भगवान मुझसे प्रसन्न है। गिरफ्तारी से पहले एक इंटरव्यू में उसने कहा कि महिलाओं की हत्या भगवान और धर्म की रक्षा के लिए की थी। वे वेश्याएं थीं और दूसरों को भ्रष्ट कर रही थीं। हनेले ने कहा, वह मोटरसाइकिल से शिकार ढूंढकर उन्हें घर लाता था। जब उसकी पत्नी और बच्चे घर चले जाते थे, तब वह उन महिलाओं का गला उनके दुपट्टे से घोंट देता था
उनके शवों को लपेटता लपेटता था और उन्हें सड़कों पर फेंक देता था। उसके वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि ईरानी और इस्लामी कानून में एक प्रावधान है जिस वजह से उसे नरमी मिलनी चाहिए। गार्जियन ने इसे खून की बर्बादी कहा है। दुर्भाग्यवश कई लोग उसके कृत्यों का बचाव करते रहे। एक अखबार ने लिखा, कौन न्याय कर सकता है? जो लोग भ्रष्टाचार की जड़ पर खड़े लोगों की बीमारी खत्म करना चाहते हैं। हनाले के दोस्तों ने उसका समर्थन किया। एक ने हंसते हुए कहा, सही किया और आगे बढ़ना चाहिए था। उसका 14 साल का बेटा भी पिता के पक्ष में था। उसने कहा, उसके पापा देश को भ्रष्टाचार से साफ कर रहे हैं, और बोली, अगर कल उन्हें मार दें तो कई लोग उनकी जगह ले लेंगे। गिरफ्तारी के बाद 10-20 लोगों ने मुझसे कहा कि पापा का काम आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा, इंतजार करते हैं और देखते हैं। एक पत्रकार, रोया मरीमी, ने हनेले और उसकी पृष्ठभूमि की गिरफ्तारी के बाद जांच की और देखा कि उसने शुरुआत में उन पुरुषों की तलाश शुरू की थी जो सेक्स वर्कर्स को उनकी सेवाओं के लिए पैसे दे रहे थे। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि उन पुरुषों ने उस पर हमला कर दिया, उसने आगे कहा। इसलिए वह उन लोगों की ओर मुड़ गया जिनके पास पलटकर लड़ने की ताकत नहीं थी। हनेले ने अंत तक अपने कार्यों का बचाव किया और सही ठहराया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने 150 महिलाओं को भी मार डाला होता, क्योंकि मैं मूसाद के पवित्र शहर को भ्रष्ट महिलाओं और वेश्याओं से साफ करना चाहता था। उन्हें 16 हत्याओं में दोषी करार देकर मौत की सजा मिली। ईरानी कनाडाई फिल्मकार माजिया बारी ने हनाले पर 2003 में अमोंग किम अ स्पाइडर नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई। माजिया ने द गार्जियन को बताया, फांसी के वक्त हनाले हैरान और गुस्से में थे, यहां तक कि आखिरी वक्त तक उन्हें लगता रहा कि सरकार उन्हें बचाएगी। उन्हें 8 अप्रैल 2002 को मशहद जेल में फांसी दी गई थी। जोआना डेन्ही केवल यह देखना चाहती थीं कि क्या वह किसी को मार सकती हैं। जोआना डेन्ही का जन्म 29 अगस्त 1982 को सेंट ऑल्बन्स, हेयरफोर्डशायर, इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही वे बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार वाले माने गए, पर जल्द ही उनमें विद्रोह और भावनात्मक अस्थिरता दिखी। किशोरावस्था में डेन्ही ने शराब पीना, घर से भागना, नशे और छोटे अपराध करना शुरू कर दिया था। आखिरकार उन्होंने एक लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में प्रवेश किया और 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन जो पारिवारिक जीवन उन्होंने बनाया था वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। कई साल अस्थिर रहने के बाद जोआना ने बच्चों को छोड़कर पीटर्सबोरो और हेयरफोर्ड के बीच अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। मार्च-अप्रैल 2013 में जोआना ने ब्रिटेन की सबसे चौंकाने वाली हत्याओं में से एक की शुरुआत की। 10 दिनों में उसने 3 लोगों की हत्या की। लुकास लाबोजेव्स्की 31, केविन ली 48 और अपने रूममेट जॉन चैपमैन 56। तीनों पीड़ितों की चाकू मारकर हत्या कर शवों को पीटर्सबरो की खाइयों में फेंका गया। इन हत्याओं के बाद जोआना और गैरी स्ट्रेच ने 100 मील यात्रा कर हेयरफोर्ड में 2 पुरुषों, रॉबिन बेरेजा और जॉन रोजर्स पर हमला किया। दोनों को गंभीर चाकू के घाव आए, लेकिन वे बच गए। जब जोआना को आखिरकार गिरफ्तार किया गया तो उसने कथित तौर पर हंसी और मजाक किया। हिरासत में रहते उसने पछतावा नहीं जताया, बल्कि अपने किए पर गर्व दिखाया। मनोचिकित्सकों ने उसकी जांच कर उसे असामाजिक, सीमा रेखा और मनोरोगी व्यक्तित्व विकारों से पीड़ित बताया, लेकिन उसे कानूनी रूप से स्वस्थ और मुकदमे के योग्य पाया। जोआना का व्यवहार अस्थिर, उपहासपूर्ण और परेशान करने वाला था। वह अक्सर मुस्कुराती, हंसती और सबूत पढ़े जाने पर ऊबती दिखती थी। जब जज ने पूछा कि क्या वह दोषी है, तो जोआना ने अपने ही वकील की बात काट दी और शांत स्वर में जवाब दिया, मैं दोषी हूं, मैं एक हत्यारी हूं। फिर भी सबसे ज्यादा जो बात सामने आई वह यह थी कि उसने अपने किए गए कामों को सही ठहराने की कोशिश की। जोआना ने कहा कि उसने हत्या मजे के लिए की और मनोचिकित्सकों को बताया कि वह जीवन मृत्यु पर नियंत्रण साबित करना चाहती थी। उसने कहा कि उसने हत्याएं सिर्फ यह देखने के लिए की थीं कि मैं उतनी बेरहम हूं या नहीं। उसने कहा कि उसने खुद को जीवित महसूस करने के लिए हत्याएं की और खुद को बोनी एंड क्लाइड की बोनी बताया। मुकदमे में उसने अभियोजन और साथियों का मजाक उड़ाया। कहा वह महिलाओं नहीं, सिर्फ पुरुषों को मारना चाहती थी क्योंकि यह ज्यादा मजेदार था।
जोआना को नवंबर 2013 में 3 हत्याओं और 2 हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया। जज ने उसके अपराधों को क्रूर और डरावना बताया। उसे बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे वह ब्रिटिश इतिहास में ऐसी सजा पाने वाली कुछ ही महिलाओं में से एक बन गई। यहां तक कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी जोआना ने अपने किए को सही ठहराना जारी रखा। उसने हत्या को आकर्षक बताया और कहा कि उसे कोई अपराध बोध नहीं है, क्योंकि उसके शिकार कमजोर थे। साक्षात्कारों और जेल रिपोर्टों में उसने कहा, उससे अपने किए का पछतावा नहीं, बस पकड़े जाने का अफसोस है। आज जोआना डेनहेई ब्रिटेन की सबसे कुख्यात आधुनिक हत्यारिनों में से एक है। एक महिला जिसने बिना पछतावे हत्या की और अपनी क्रूरता को आत्म सशक्तिकरण बताने की कोशिश की। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मर्डर्स माइंड्स देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अगली बार फिर मिलेंगे।